Hello, dear students. If you are preparing for the chemistry paper of CUT UG के लिए, this video is going to be very useful for you. It will help you to understand the basic concepts and also help you to practice the lot of questions. All right. I'm going to upload certain videos. Those were important from the point of view of like your upcoming examination. We also discuss about the syllabus and the number of questions those were formed in the general papers. So we talk about mostly about the chemistry. If you are really preparing for the NEET then or JEE examination, especially men's, and you are beginner in that examination, it will also help you to understand the concept, because we talk about every single question in detail and those things will help you. By the way, it is a practice set number 2. Alright, here we discuss certain questions और उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे निकालने हैं, we also discuss about that. Alright, let's say we have the first question here, and the first question here that talks about generally the unit. Alright, let's talk about it. What it is saying. तो फर्स्ट क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने बोला है कि आपके पास कोई यूनिट है जूल और पास्कल इन्वर्स, कह रहे हैं वो किसके सिमिलर है ये बताना है. ऑलराइट, ठीक. जब भी हम बात करते हैं जूल की तो जूल हम यूज़ करते हैं जनरली वर्क के लिए, और वर्क की यूनिट होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यानी कि यहाँ पर ये जो होगा ये होगा हमारा फोर्स के लिए लगा देंगे हम न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा देंगे हम मीटर, इनटू पास्कल इन्वर्स में दिया है तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, यूँ करके लिख देता हूँ पास्कल इन्वर्स. ऑलराइट, और वी कैन रिमूव दिस एक्स बाय द वे. एंड नाउ लेट्स सी, अगर हम पास्कल की बात करें यानी कि प्रेशर होता है फोर्स अप्लाइड ऑन एनी एरिया यानी कि ए. तो फोर्स के लिए लगाते हैं हम न्यूटन और एरिया के लगाते हैं हम मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर भी हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एम ऐसे लिखेंगे. पास्कल की जगह हम लिख देंगे न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. वी नो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा और ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर मीटर क्यूब. आई थिंक यू गॉट द आंसर एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ये इसका आंसर हो जाता है यहाँ पर. ऑलराइट, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं. बस आपको क्या पता हो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, यू मस्ट बी अवेयर फ्रॉम दैट. ऑलराइट, ओके. Now we are to the second question and what it is saying, let's discuss. कह रहे हैं कि n ग्राम है x के, तो यानी कि आपके पास एक रिएक्शन है x, उसके n ग्राम है और वो रिएक्ट कर रहा है y के साथ, यानी कि दूसरा रहा y और उसके लिए रखे इन्होंने m ग्राम. रिएक्शन हो रही है. फिर कह रहे हैं कि p ग्राम का फॉर्मेशन होता है जो कि r है, तो r का फॉर्मेशन होता है और बनता है p ग्राम. ठीक, साथ ही बोला है q ग्राम भी बन रहा है किसका, s का, तो यहाँ पर आ गया q ग्राम. ऑलराइट, कह रहे हैं अब ये जो इक्वेशन बन के आई है जो अभी आपने लिखी है, इसका मतलब एरो ही है. क्या रिलेशन बता दें क्या होगा. तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मास याद होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. व्हाट इट इज सेइंग, कंजर्वेशन ऑफ मास. ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करती है, द इक्वल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विल फॉर्म. ठीक, तो यानी कि यहाँ पर n प्लस एम इक्वल टू पी प्लस क्यू हो जाना चाहिए. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास. ये नहीं है, ये सवाल है. ऑलराइट, इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं.
अगला क्वेश्चन आता है सॉलिड स्टेट से, और सॉलिड स्टेट में इन्होंने बोला क्या है कि कोई सब्सटेंस है ए और एक्स, ए की नंबर एक्स है और बी की नंबर वाई है, ठीक है। साथ में बोला है इन्हें एफसीसी सेंट्रल क्यूबिक लैटिस, यानी कि इसकी लैटिस है एफसीसी, ठीक है। एफसीसी में क्या होता है, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जनरली आपके सिलेबस में 3 होती हैं, एक सिंपल होती है, एक एफसीसी होती है और एक बीसीसी होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं उसको। और सिंपल वाले को, सिंपल के अंदर क्या होता है वो उसको सिंपल बोलते हैं क्योंकि सिर्फ कॉर्नर पे होता है, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि जैसे लेट्स से ये कोई यूनिट सेल है, ऑलराइट, ये कोई यूनिट सेल हो गई कुछ इस तरीके से, ठीक। लेट मी चेंज द कलर नाउ। देन व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर एटम लगे रहेंगे जब तक सिर्फ कॉर्नर पर। देन वी कॉल देम कि ये क्या है, हमारी सिंपल क्यूबिक है। लेकिन अगर क्या हो बाई चांस कि यहाँ पर ये सामने वाले फेस पर, आई नीड टू चेंज इट विद सम अदर कलर, ये सामने वाले फेस पर इसी तरीके से ऊपर, ये नीचे, फिर ये नीचे वाले पर, फिर इधर वाले फेस पर, और फिर ये लास्ट वाले फेस पर, यानी कि टोटल फेसेस होंगे हमारे पास 6, और 6 के 6 फेसेस के बीचों बीच में एक एक एटम आ जाए तो इनको बोलते हैं हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या फेस सेंटर्ड लैटिस, ऑलराइट। अब लेट्स से जब आप देखोगे इन एटम के केस में कि जब कोई भी एटम लगा हुआ यहाँ पर, तो एक तो ये शेयर कर रहा है इसी यूनिट सेल में, फिर इसके पास में एक होगी, ये उसके साथ शेयर करेगा जो बिल्कुल इसके जस्ट ये होगी, ठीक है। तो एक बार इधर होगी, इसी तरीके से एक बार उधर भी शेयर्ड हो रहा होगा, और उधर शेयर्ड हो रहा होगा तो फिर इस तरफ भी शेयर्ड हो रहा होगा। तो 4 तो यूनिट हो गई ये जो ये शेयर कर रहा है। फिर इसके ऊपर जो होंगी 4, वो उनके बीच में भी शेयर करेगा, तो 4 4 जो भी कॉर्नर पर होती है तो उसमें एक एटम शेयर करता है बिटवीन 8 यूनिट्स, ठीक। अब बात कर लेते हैं जो फेस पर होगी उसका क्या होगा। तो फेस जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 यूनिट सेल हैं, ये यहाँ पर ये 2 यूनिट सेल हैं। अब ये फेस वाली जो है वो इधर भी शेयर कर रही है और इधर भी शेयर कर रही है, तो दैट्स मीन क्या हो गया, यहाँ पर जो फेस पर जो भी होगा वो क्या रहेगा, हाफ हाफ रहेगा। तो यानी कि 1 इंटू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि जो भी एक फेस पे होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कि विच ए ऑक्यूपाई द कॉर्नर, यानी कि जो ए है वो कॉर्नर पर पाया जाता है। तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कहाँ पे पाया जा रहा है, कॉर्नर्स पर। तो कॉर्नर्स पे कितने हो गए टोटल कॉर्नर्स होते हैं 8, ठीक। यू कैन काउंट दैम 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और ये 8, तो 8 हो गए कॉर्नर पर। अब हर जो कॉर्नर पर होता है उसके मुताबिक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो होता है 1/8, यानी कि वो 8 यूनिट सेल में शेयर्ड रहता है। इसको काटेंगे तो नंबर ऑफ एटम आ गए 1, यानी कि जो ए होगा वो एक ही एटम होगा टोटल किसी एक एफसीसी यूनिट सेल के अंदर। अब निकालते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी। क्या बोला इन्होंने बी के बारे में, दे आर सेइंग कि भाई जो बी है वो ऑक्यूपाई करता है सेंटर ऑफ ईच फेस, हर एक फेस का एक सेंटर ऑक्यूपाई करता है। यानी कि अगर हम बात करें टोटल हमारे पास जो हैं 6 फेसेस हैं, 6 फेस हैं इनटू, और यहाँ पे क्या रहता है, हाफ शेड रहता है, तो दैट्स मीन यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये टोटल हमारा आ गया 3। तो यानी कि ए तो 1 है और बी हमारा 3 है। कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन के आता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सवाल। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एफसीसी स्ट्रक्चर कंटेंस कैटायन इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर
कितने कैटायन आएंगे या किसके कैटायन आएंगे। तो इस बात को समझने के लिए आपको कुछ और समझना पड़ेगा, तभी इस टॉपिक को हम क्लियर कर पाएंगे। ऑलराइट, देखिए जब भी हम बात करते हैं इनके केस में, तो ये जितने भी हैं ये सब के सब FCC हैं, ठीक है, सब के सब FCC हैं। तो जो भी एग्ज़ाम्पल आपको दिए हुए हैं, ठीक, पहले वाले की बात करें NaCl की, तो NaCl के केस में क्या होता है कि इसका जो Na पॉजिटिव है ये रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ठीक। तो चलो यहाँ तो ये सी वाली कंडीशन तो ख़त्म ही हो गई, ठीक। बात किसकी कर रहे हैं हम, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं। तो ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला गया, दैट्स मीन हम NaCl की बात ही नहीं करेंगे, तो ये तो बात ख़त्म हो गई, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जैसे सपोज करें आपके पास यूनिट सेल थी कुछ इस तरीके से, ठीक। फिर क्या होगा कि आपके क्लोरीन एटम होंगे यहाँ पर, ठीक है, और आपका सोडियम एटम होगा यहाँ पर। ऑलराइट, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है, और ये जो एजेस होती हैं ना, ये सी वाली जो एजेस होती हैं हर किसी की, ये जो एजेस होती हैं ये, इन्हीं को बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक। अब बात आती है टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये स्ट्रक्चर बना दी, ऑलराइट, तो बिल्कुल जैसे ये कॉर्नर है इसके जस्ट नीचे ये क्या होगी, ये होगी टेट्राहेड्रल वॉइड। अब सवाल उठता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड ये है, तो हर एक एटम, हर एक लैटिस के अंदर कम से कम 8 एटम होते हैं कॉर्नर्स पर, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कितनी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कितनी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होनी चाहिए 8 वॉइड्स, ठीक। अगर हम यहीं पे बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर टोटल हम वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं तो ये तो सबकी सब अंदर ही आ गई लैटिस के, दैट्स वाई 8 होंगी। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी, तो ये होती हैं हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑलराइट, अब इसके रेशियो को समझकर हमको यहाँ पर थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है अल्टरनेट, ठीक। तो लेट्स से मैं बात करता हूँ दूसरे वाले एग्जाम्पल की, जो कि है तुम्हारा ZnS। इनका रेशियो आ रहा है 1:1। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर होना क्या है। ये जो सल्फाइड है, ठीक है, ये सब के सब चले जाएंगे आपके कॉर्नर पर, ठीक, और साथ में फेस पर, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होगा। और ये जो जिंक है ये जाएगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, ठीक। तो 4 तो आपके हो गए ये सल्फाइड वाले, और 4 क्या हो जाएंगे आपके टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर अल्टरनेट में होंगे, तो टोटल 8 होते हैं, तो इसका हाफ क्या हो गया 4, तो इसका मतलब हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 1:1। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जब आप इसको देखेंगे तो ये तो रहेगा अपनी जगहों पर नॉर्मली कॉर्नर पर रहेगा, और ये रहेगा सारी की सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, याद रखना। तभी इनका रेशियो क्या बन पाएगा, सेम बन पाएगा, जो रेशियो क्या है 2:1। इस केस में क्या होता है, ये फ्लोराइड जो है ना, ये रहता है आपका इस बार टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, सारी की सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, और ये रहता है आपका कॉर्नर और फेस पे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आप बार बार थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कि मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो हमेशा होता है Kf कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि क्या आप इसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में और एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न में और मोलर मास में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों फार्मूला को कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है जब आप 12th की बुक पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन गिवन है और फार्मूला तो गिवन है ही, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपको फार्मूला बनेगा वो बनता है रेट कांस्टेंट इनटू मोलर मास इनटू यहाँ पर आता है आपका TF0², ये है आपके
मैं भी बता देता हूँ इसके बारे में। और ये है 1000 इंटू, और यहाँ पे लिखेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। ये फॉर्मूला होता है इसका। आर वही है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है। एम मोलर मास है, ठीक। और जो टी एफ नॉट है ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। इसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। डन। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, कह रहे हैं द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ KCl सोल्यूशन टू दैट ऑफ शुगर सोल्यूशन इज नियरली क्या होंगी। तो देखो पहले बोला है उन्होंने KCl, ठीक, और फिर बोला है उन्होंने यहाँ पर शुगर। ऑलराइट, अगर मैं दोनों के लिए फार्मूला लिखूँ, जैसे हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, तो हम उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो लेंगे उसमें हमने माना है कि दोनों की जो स्टार्टिंग की जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, ठीक। तो इसमें हमने ले लिया आई के, वाटर में कर रहे हैं तो यहाँ पे आई के बी, और ये आ जाएगी मोलैलिटी रेशियो। तो यहाँ पर आई 1 है, ये भी 1 है, और ये 1 है, ठीक। ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा KB और M2, ठीक। बट एज वी नो कि हमने अभी बोला था कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, यानी कि M1 इक्वल टू है M2 के। तो क्या होगा, I1 इक्वल टू I1 इंटू KB M, यहाँ पे हम M ही कर लेते हैं, रेशियो I2 KB, और यहाँ पे भी आ जाएगा M। तो M से M कट गया, KB से KB कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, I1 इक्वल टू I2। हम सब जानते हैं जो I की वैल्यू होती है KCl में वो होती है हमारी K पॉजिटिव और Cl निगेटिव, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल 1 2 बैठ रहे हैं टोटल, तो I की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। और जो हमारे दूसरी चीज़ थी शुगर कभी भी डिसोसिएट नहीं होती, तो वो क्या आएगी, I की वैल्यू 1 आएगी। तो दैट्स वाई हमारा रेशियो होना चाहिए यहाँ पर 2:1। और अगर मैं यहीं पर KCl अपॉन शुगर को देखूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 2/1 यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर जो आंसर है इसका वो हमारा आंसर रहेगा सी वाला करेक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, ये काफ़ी समझने का क्वेश्चन है, तो आप ऐसे समझें। क्या बोला है, द इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड। इक्वल वेट लिया है हमने मीथेन का और ऑक्सीजन का। तो लेट्स वेट दोनों का क्या है, x है, ठीक है। तो बोल क्या रहे हैं साथ में कि यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए हमको पता करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आएंगे, x/32, यानी कि x डिवाइड बाई 32 मोल्स आ गए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 ये आ जाते हैं x/16। ऑलराइट, पूछा क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, यानी कि टोटल प्रेशर बताना है, उसका रेशियो बताना है, एक तरीके से फ्रैक्शन कितना होगा। तो सबसे पहले निकालेंगे हम मोल फ्रैक्शन। किसका निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन यहाँ पर ऑक्सीजन का। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन और CH4 मेरी पे। ऑलराइट, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम x डिवाइड बाई 32, नीचे आ जाएगा मेरा x डिवाइड बाई 16 प्लस x डिवाइड बाई 32। ऑलराइट, अब क्या लेना है, नीचे LCM लेना है, तो x अपॉन क्या हो जाएगा 32, और जैसे ही हम LCM लेते हैं ये आ जाएगा हमारा
32 डिवाइड बाई, और यहाँ पर आएगा हमारा 2 टाइम x, और यहाँ पर आएगा हमारा प्लस x। 32 डिवाइड द 32 एंड वी आर लेफ्ट विद x अपॉन 3x। तो x से x काट देंगे और हमारे पास आ जाएगा 1/3। ये क्या है? ये है हमारा मोल फ्रैक्शन इसका ऑक्सीजन का। अब लेट्स से जैसे ही हम जनरली बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की ऑक्सीजन के, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू मोल फ्रैक्शन के साथ यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल प्रेशर, जो भी उस कंटेनर का प्रेशर होगा। मोल फ्रैक्शन को O2 को ऐसे लिख दिया जाएगा, यहाँ पर PO2 लिख दिया जाएगा पार्शियल प्रेशर के लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए लिखेंगे हम 1/3 इंटू PT। ठीक, अगर मैं क्या करूँ PO डिवाइड बाई PT कर दूँ तो ये मेरा लगभग आ रहा है 1/3, जो कि साफ मुझको दे रखा है। ठीक, और ये क्या है? ये है मेरा फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर exerted by O2। ऑलराइट, तो ये आ गया मेरा 1/3। दैट इज़ द करेक्ट आंसर दैट वी वर लुकिंग फॉर। ऑलराइट, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सा अटेंशन पे करें तो। अब हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है हीलियम एटम इज़ 2 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 298 केल्विन, द एवरेज काइनेटिक्स एनर्जी ऑफ हीलियम एटम वुड बी। क्या होगी? अगर हम काइनेटिक्स थ्योरी की बात करें तो हमारी जो काइनेटिक्स एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी that is always equal to 3/2 kBT। यहाँ पे हमारा kB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, तो अगर हम काइनेटिक्स एनर्जी को क्लियरली देखने की कोशिश करें तो काइनेटिक्स एनर्जी डिपेंड कर रही है हमारे टेम्परेचर पर। इफ़ द टेम्परेचर विल बी हायर, काइनेटिक्स एनर्जी विल बी हायर। दैट्स मीन यहाँ पर हमको सिर्फ यही याद रखना है। तो 2 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नो 2 टाइम्स क्यों होगी? क्योंकि वो तो डिपेंड ही नहीं कर रही है मास पर, और ये मास का डिफरेंस बता रहे हैं। फिर सेम एज ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑफ कोर्स कैसी होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। फिर भी ऑप्शन देखते हैं। 4 टाइम्स दैट ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं होगी 4 टाइम। हाफ दैट ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, हाफ भी नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन बचा बी वाला। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 वी सी, कहने द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़। अगर हम मास की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, ऑलराइट, तो वो होता है हमारा 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। और इसी को अगर मैं 10 की पावर -31 लिख दूं तो फिर हो जाएगा वो केजी में। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ग्राम में भी दे रखी है 2 जगह, और यहाँ पर मिलीग्राम में भी दे रखी है। नाउ वी टॉक अबाउट कि यहाँ पर होगा क्या कि जब आप बात करोगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन का तो ये है, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं वेट की बात करता हूँ या मास की बात करता हूँ, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, यानी कि वही आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और एक इलेक्ट्रॉन का जब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास था 1.9 इंटू 10 की पावर -23। ऑलराइट,
अब इस 99.1 की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं इसके साथ, देन वी फाइंड सर्टन वैल्यू, और वो सर्टन वैल्यू जो होती है हमारी वो आती है 5.48 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम। अब ऐसी वैल्यू तो कोई दे ही नहीं रखी है, ठीक है। अब ऐसी वैल्यू अगर दे नहीं रखी है तो क्या करेंगे हम, इसको कन्वर्ट करेंगे हम मिलीग्राम में पहले। तो 5.48 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000 milligram. When you multiply them, what you find, 5.48 इंटू 10 की पावर -1। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हम कर देंगे 0.548, ठीक। और ये जो वैल्यू है वो है मिलीग्राम में, ये भी मिलीग्राम में है, ठीक। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो ये हो जाएगा 0.55 मिलीग्राम। क्या हमारे पास आंसर है? ऑफ कोर्स हमारे पास आंसर रहा ये सब वाला। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। What question number 10 is saying? It is saying the ratio of specific charge of a proton and an alpha particle is specific charge। अगर हम स्पेसिफिक चार्ज की बात करें ऑफ प्रोटॉन, तो फॉर्मूला हमारा होता है, एक चार्ज होता है टोटल मास पर, एम पर, ठीक। अगर हम बात करें स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक, तो डबल चार्ज होता है और मास होता है इसका 4 टाइम, ठीक है। मास कितना होता है? 4 टाइम। अगर हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो प्रोटॉन डिवाइड बाई अल्फ़ा पार्टिकल, तो E/m 2E/4m, ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो मेरे पास टोटल वैल्यू आएगी यहाँ पर E/4m, कुछ ऐसी। ये m यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर आएगा मेरा 2E/m, तो मैं इस m से इसको काट दूंगा, इसी से इसको काट दूंगा और इस 2 से डिवाइड करूंगा इस 2 को, तो मेरे पास आना चाहिए 2 डिवाइड बाई 1, यानी कि 2:1। तो यही क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा ए वाला, 2:1, याद रखना, ठीक। डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि जो चार्ज है वही एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, और वो जनरली इसके साथ जाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इन्होंने बोला है कि देखो 1.5 नॉर्मल H2O2 है, ऑलराइट, H2O2 है, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ। ऑलराइट, अगर हम बात करें H2O2 की, अगर ये ब्रेक होता है तो ब्रेक होने पर देता है ये H2O और साथ में देता है ये O2, ठीक। तो ये क्या है, यहाँ पर हाफ निकल रहा है, ये हाफ O2, ऑलराइट। अगर मैं इसी को हाफ कर दूँ लेस से यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी 1/4, ठीक। इसको हाफ करने पर अगर मैं ऑक्सीजन की निकालने की कोशिश करूँगा तो वो क्या हो जाएगी 1/4, ऑलराइट। तो स्ट्रेंथ के तौर पर जो ऑक्सीजन निकली है वो 1/4 निकली है, और अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो वो होती है 22.4, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो निकल रही है वो अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा 1/4 इंटू 22.4। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5.6 के समथिंग, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ जो होती है या वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज़ इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू जो भी नंबर आया है उसकी स्ट्रेंथ का 5.6, दैट्स कम्स आउट टू बी लाइक 1.5 इंटू 5.6। जब हम दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं देन वी गेट द वैल्यू 8.4, यानी कि इसका आंसर जो है वो बी वाला करेक्ट होगा।
ऑल राइट, नाउ वी आर टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या पूछा गया है ये आंसर करना है। कह रहे हैं कि इक्वेशन है जो दे रखी है अभी, इसके अंदर आपको पता करना है कि इक्वेशन में हुआ क्या है। तो लेट्स से सबसे पहले मैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। जैसे आप पहले ये देखें, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसमें 2 दे रखी है, तो दैट्स मीन इसका क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, तो इसका हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन। ठीक, क्या हो रहा है इसका हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन। सिमिलरली अगर हम यहीं पे बात करें दूसरे केस में, तो दूसरा जो हमारा कार्बन है, ठीक, यहाँ से यहाँ, तो इसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, तो एक का तो रिडक्शन है और दूसरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेट्स से MnO4 निगेटिव से आ रहा है Mn2 पॉजिटिव में, तो दैट्स मीन यहाँ +7 है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, मैं इसको प्लस करके दिखा देता हूँ और इस वाले एरे को अब ऐसे समझ लें। दूसरा है C2O4 2-, ये क्या करता है, ये यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और बना लेता है CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब वी क्लियरली नो कि भाई जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी चीज़ फॉर्म हो रही है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो हमेशा कंज्यूम होंगे दोनों तरफ प्रॉपरली। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन 2 को 5 से और इस वाले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास निकल के आएगा 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन हुई 2 टाइम Mn2 पॉजिटिव। ठीक, जब हम 5 से करवाएंगे तो 5 टाइम C2O4 2-, ठीक, और इसने क्या किया है, CO2 का फॉर्मेशन किया है कितने टाइम, 5 टाइम, और साथ में इस 2 से करवाएंगे 2 टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 मतलब 10 टाइम आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ, अब प्लस कर दूँ, तो मेरे पास आएगा 2 टाइम MnO4 निगेटिव प्लस 5 टाइम C2H4 2 निगेटिव O निगेटिव, रिएक्शन हुई, साथ में आया यहाँ पर +10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आएगा 2 टाइम Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 टाइम CO2 और साथ में आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों कट गए। ठीक है, अब मुझको एडजस्ट क्या करने हैं, हमको यहाँ मिल गया ये नंबर यहाँ मिल गया, ये नंबर भी मिल गया और ये नंबर भी मिल गया। ठीक, अब मुझको एडजस्ट करने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कैसे एडजस्ट होंगे ये यहाँ पर देखना है। तो देखें, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे 2 × 5 क्या हो जाएंगी, 2 × 5 हो रही है हमारी 10, और इस साइड में जो टोटल नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन हैं वो आ रही है मेरी 2 × 4 प्लस 5 × 4, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा मेरा टोटल 20, यानी कि हमारे पास आ गई 28। यहाँ पे निकली कितनी है, सिर्फ 10, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 10 को निकाल देंगे। जैसे ही हम 10 को निकालते हैं हमारे पास कितने बचते हैं, 18 ऑक्सीजन आर लेफ्ट। ऑलराइट, ये नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, अभी बची हुई हैं। ठीक, इसको एक बार और समझ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक होने वाला है हमारा, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो ऑक्सीजन निकली ये जाएंगी कैसे, ये जाएंगी थ्रू वाटर मॉलिक्यूल, और उस वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमको ये ऐड करना होगा H पॉजिटिव। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप अपना ऑप्शन देखो ये आपका 2 आ गया, ये आपका 5 आ गया, यहाँ पर 16 है तो नहीं होगा, यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 16 है तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक, तो दैट्स मीन हमारा ऑप्शन होना चाहिए पहले वाला। जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे आप, इतना ज़्यादा चीज़ों को, आंसर को निकालने में आपको परेशानी आएगी।
ऑलराइट। तो इस तरीके से कम टाइम का यूज़ करें और यहाँ पर जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें एक बेटर वे में। ओके, नाउ वी आर टू क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट यू सी कि इन्होंने कहा है कि आपके पास 4 सॉल्यूशंस हैं, CuNO3, सोडियम कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, मर्करी नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट। सबकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर स्टैंडर्ड। पूछा क्या है कि इनको अरेंज करो इनके डिपॉजिट होने के ऑर्डर में, यानी कि कैथोड के ऊपर ये कैसे डिपॉजिट होंगे इस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। और जो सोल्यूशन है वो इन्होंने बोल रखा था कि भाई स्टार्टिंग से ही कि यहाँ पर जो सोल्यूशन रहेगा 1 मोल जो इसके सोल्यूशन के रहेंगे उसके अंदर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो एक्वस होना चाहिए। तो देखें कैथोड पे जो भी डिपॉजिट होता है वो होता है विच हैज़ मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका भी होगा वो क्या होगा वहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, अब हमको पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है सिल्वर का। तो सबसे पहले सिल्वर यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात चल रही है, इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिपॉजिट बताना है हमको। यहाँ पर सिल्वर है, एक सिल्वर यहाँ पर है, तो ये तो ऑप्शन गया हमारा। फिर बोलते हैं सिल्वर के बाद वो आएगा जो इससे ज़्यादा होगा, तो फिर इससे ज़्यादा किसका है, मतलब इससे कम किसका है। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा फिर मरकरी। तो मरकरी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर कॉपर आ गया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, मरकरी यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आएगा फिर कॉपर, तो कॉपर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम दे रखा है, नीचे वाले में मैग्नीशियम नहीं है। तो यहाँ पर आप समझें जब भी किसी चीज़ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है और वो एक्वस सोल्यूशन हो, इन दैट कंडीशन जो कैथोड पर रिलीज़ होने वाली चीज़ होगी वो उस निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखने वाले की प्रेफरेंस में हाइड्रोजन को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, मोर पॉजिटिव है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू निगेटिव वाले के। तो दैट्स वाई हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। किसी भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये मेटल डिपॉजिट हो ही नहीं पाएगी, ये कैसी स्टेट में रह जाएगी, एक्वस स्टेट में रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर ए इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हो गया 1 मोल, बट दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट होना चाहिए। कह रहे हैं 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी पर सेकेंड। नो वे, ऐसी कुछ नहीं है। 96,500 कूलम पर सेकेंड से कोई लेने देना नहीं होता। 1 एम्पियर फॉर 1 आवर, नो वे, ये भी नहीं। फिर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा इतने ही कूलम की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवेलेंट, उन्होंने पूछा है कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उन कंपाउंड्स के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम हो या फिर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो ही ना। ठीक, तो ये भी आयोनिक है, ये भी आयोनिक है, और N2S भी क्या है, आयोनिक ही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बचता है S2 का, ये कोवेलेंट है क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों एटम जो है नॉन मेटल के हैं, तो दैट्स वाई कोवेलेंट होगा। एलिमेंट X इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। X या क्या यहाँ पर क्या है, मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, एलिमेंट Y इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आएगा। बोथ आर यूनिवेलेंट, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1 है। तो इस केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, ये क्या है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो ये रही कंडीशन, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ द कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर
द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन इतने O2 हैज़ द यूनिट, यानी कि इनका कहना ये है कि भाई देखो कंसंट्रेशन के लिए अगर ये यूनिट होती है तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या निकल के आएगी इस रिएक्शन के लिए। करके देखते हैं। ठीक, जैसा अगर हम बात करें के की, तो इस इक्वेशन के लिए लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट, यानी कि 4 टाइम NO2 की पावर 4। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आ गई फिर O2 पावर कोई नहीं, डिवाइड बाई। ठीक, फिर यहाँ पर आता है हमारा दूसरा वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं N2O5 और इसकी पावर हो गई 2। ऑलराइट, अब इस तरीके से ये जो चीज़ है ये होती है मोल पर लीटर की पावर 4 + 1 यानी कि 5। नीचे आई मोल पर लीटर की पावर, यहाँ पे 2 है तो ये भी हो जाएगा 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे इस 2 को ऊपर लेके गए तो ये क्या करेगा 5 - 2, यानी कि हमारे पास बचा क्या मोल पर लीटर की पावर 3, जिसको अगर मैं ओपन करके देखूं तो मोल की पावर 3 और पर लीटर की पावर 3, यानी कि इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए पहला वाला। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस की यूनिट वगैरह को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की, देन व्हाट यू सी कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास जो Kp है उसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 16। ऑलराइट, और फिर कह रहे हैं कि भाई इस इक्वेशन के लिए क्या होता है कि आपके पास Kp की वैल्यू 16 है, यानी कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन के लिए Kp लिखूँगा तो मैं लिखूँगा Kp प्रेशर ऑफ AB2 की पावर 2, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा इसके डिवाइड में आएगा मेरा PA की पावर 2 और PB की पावर B2 की पावर कोई नहीं है, ये 1 ही रहेगा। तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया। फिर उन्होंने बोला है कि आपके पास दूसरी इक्वेशन है उसके लिए Kp निकालिए। तो दूसरी इक्वेशन क्या करा है उन्होंने, उसी इक्वेशन को रिवर्स कर दिया है। ठीक है, कुछ ऐसे हाफ ऑफ B2 वो भी गैस। इसके लिए मैं सपोज़ करो K डैश निकाल रहा हूँ, तो पहले लिखेंगे हम ये तो A की कंसंट्रेशन, फिर लिखेंगे B2 की कंसंट्रेशन, और फिर लिखेंगे यहाँ पर AB की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की जगह आप प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों तरफ का क्या ले लो, एक स्क्वायर ले लो। तो जैसे K डैश का स्क्वायर ही आ गया ये, ऐसे अगर मैं A का स्क्वायर लूँगा तो वो हो जाएगा ये, PB का स्क्वायर लूँगा अगर मैं PB2 का स्क्वायर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये 2/2 मतलब हो गया 1। ठीक, और फिर क्या होगा अगर मैं AB की बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरा कुछ ऐसे। ऑलराइट, नाउ इसको रिटर्न कर दो, यानी कि इसको टर्न करो, पहले ये सी वाली वैल्यू इस वाले के नीचे लेके जाओ, तो हम यूँ करके रख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा मेरा PA का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा P। ठीक है, अब ये वैल्यू और इस वैल्यू में क्या सिमिलरिटी है, बोथ वैल्यूज़ आर सेम, तो दैट्स वाई जो आपका K डैश स्क्वायर है वो बराबर बैठ रहा है किसके, Kp के। ठीक, अब इस स्क्वायर को इधर लेकर जाएंगे तो K डैश इक्वल टू आ जाएगा 1/√Kp, और Kp की वैल्यू हमको पहले से दे रखी थी, वो थी 16 का जो अंडर रूट होता है अगर हम निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा 4। तो K डैश बराबर अगर 4 से हम 1 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू होगी 0.25। ये चाहिए था हमको, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहे हैं कि एक डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बताइए हाइड्रोलिटिक इक्विलिब्रियम की, जिसके अंदर K की वैल्यू इन्होंने
ऑलरेडी दे रखी है। पूछ रहे हैं कि ये बता दो बस इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप जानते हो जैसे कि एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इक्वल टू के डब्लू और साथ में के। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो के डब्लू हमेशा होता है 10 की पावर 14 और के होता है हमेशा यहाँ पर दे रखा है 10 की पावर -5। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -9, यानी कि ये आ गई डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की वैल्यू। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ से निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये हमारा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की वैल्यू हमको निकालनी है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की, जिसको हम दिखाते हैं अल्फ़ा से। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक, तो अगर हम इसी इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं, कौन सी इक्वेशन है, ये इसी वाली जो इक्वेशन है, इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी के एच इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। मुझे अल्फ़ा चाहिए है तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर के एच अपॉन सी। ठीक, अगर मैं यहाँ से अंडर रूट हटाता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा के एच अपॉन सी इक्वल टू समथिंग लाइक लेट्स से वैल्यूज़ रखते हैं। तो इसमें क्या दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखी है और के एच दे रखा था। के एच की वैल्यू निकाली थी मैंने 10 की पावर -9। ठीक, इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे सी की 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा मेरा कुल मिलाकर अंडर रूट 10 की पावर -6। अगर अंडर रूट को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर आएगा 3, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू होगी मेरी ये देखें ना 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 ये सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 इज़ करेक्ट हियर। ऑलराइट, अगर हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के। ठीक, तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ इसमें कौन कौन से लगना है। तो पहला जो फार्मूला लगेगा इसके अंदर, जैसे इन्होंने दिया है पी के बी वैल्यू 10.83, तो सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले के बी की। ठीक, ये वैल्यू निकालनी है। फार्मूला क्या होता है पी के बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, और यहाँ पर आ जाएगा आपका के बी। ऑलराइट, तो के बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको निकालना पड़ेगा के बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस पी के बी। ठीक, और पी के बी इज़ ऑलरेडी गिवन। तो जैसे ही तुम यहाँ पर वैल्यू रखोगे इसकी, तो यहाँ पर वैल्यू आती है 1.48 इंटू 10 की पावर -11। ठीक, मैं इसको अलग से करके दिखा दूँगा, कैलकुलेशन वगैरह देख लेना। ठीक, अब उसके बाद जैसे ही तुम्हारी ये वैल्यू आ गई, आप क्या करोगे, इस वैल्यू का इस्तेमाल करोगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे, तो इसका क्वेश्चन होता है हमारा के ए बराबर के डब्लू अपॉन के बी। ठीक, जैसे ही आप इन दोनों की वैल्यू रखोगे तो ऊपर जाएगा 10 की पावर 14 और नीचे आएगा आपका 1.48 इंटू 10 की पावर 11। ठीक, आई हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू और द वैल्यू वॉज 6.75 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़े से क्वेश्चन लैंग्वेज वाले करने की कोशिश करते हैं। अ कैटलिस्ट इज़ ए सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो इसका कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर। चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ना ही चेंज करता है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता इस चीज़ पर भी। शॉर्टन द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, ये सच है, ये रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है जिससे कि उस रिएक्शन की जो स्पीड है या एक तरीके से इक्विलिब्रियम गेन करने की क्षमता है वो जल्दी हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमारे पास अभी है। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, बोले देखो भाई है क्या, आप ऐसे समझें इसको, कह रहे हैं किसी एक रिएक्शन की जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसकी
जो हाफ लाइफ है वो 140 डेज है, ठीक। और उसकी जो टोटल टाइम जो बचे होगा वो 560 डेज हो चुके हैं। अब तुमको पता है कि इस टाइम के बाद उसकी कितनी अमाउंट वापस बच जाएगी, ये बताना है बस, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तुमको कैलकुलेट करना है एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो हो चुकी है। तो ऊपर लिखते हैं आप टाइम, नीचे लिखते हैं हाफ लाइफ। यहाँ पर आ जाएगा 560। इसमें क्वेश्चन में ये गलत नंबर दिया हुआ था, ठीक। 560 और नीचे लिख देंगे 140। 0 से 0 कट गया, 14 से काटेंगे 4 टाइम जाएगा, तो एन बराबर हो गया हमारा 4, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई, 4 हो गई। अब ऐसे में जो अमाउंट होगी ए की वो क्या होगी, जो भी अमाउंट थी इनिशियल डिवाइड बाई 2 की पावर एन। अब लेट्स से यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट बोल रखा है, तो 1 ग्राम का यहाँ पे लिख देंगे हम 1, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम 1, ठीक। यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 और 2 की पावर आ जाएगी आपकी 4, यानी कि इसका मतलब हो गया 1/16 ग्राम जो बचेगा वो लास्ट में मटेरियल बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये है आपका बी वाला। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23। what it is saying, कह रहे हैं catalyst is used in a reaction to change the nature of the reaction। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इंक्रीज द रिएक्शन ईल्ड, नहीं, रिएक्शन ईल्ड पर भी कोई असर नहीं पड़ता। डिक्रीज द नीड फॉर द रिएक्टेंट, ये भी कोई बात नहीं है। डिक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, एग्जैक्टली जो शॉर्टन द टाइम, जो सेम क्वेश्चन था हमारा वही क्या है यहाँ पर आ गया। कहना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सोल। एब्जॉर्प्शन होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, फ्लोकुलेशंस होता है, बट पैरामैग्नेटिज्म नहीं होता। तो इसके मुताबिक ये सवाल करेक्ट है, ठीक। जब आप इस वाले क्वेश्चन को करोगे तो इसका एक फॉर्मूला है, ये आप ऐसे समझें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, लेट मी करेक्टेड, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। हम बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की, यानी कि डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। जब आप इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बस याद रखना है कि हाइड्रोजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, तो यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे 0 हमेशा। बाकी सब कुछ क्वेश्चन के अंदर बड़े बढ़िया तरीके से दिया गया है, तो आप इसको बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं। ओके, बोला है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल व्हेन, उस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल बोलेंगे जब सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंज इनटू ईच अदर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर अगला है देयर इज़ नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम के बीच में और सराउंडिंग के बीच में कोई भी बाउंड्री होती ही नहीं है। दैट्स मीन कि यहाँ पर कोई बाउंड्री जैसी चीज़ है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक। तो ये बात भी गलत है। अगला है द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम, यानी कि कौन सी प्रोसेस होगी जहाँ पर प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल होगी, दैट इज़ कि सराउंडिंग के साथ जो सिस्टम है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। ऑलराइट, यहाँ पे इन्होंने बोला है इन द रिएक्शन पोलोनियम से अल्फ़ा पार्टिकल निकला, वो लेड बन गया, फिर बीटा पार्टिकल निकला और वो बन गया यहाँ पर बिस्मर्थ, लेसे। और बोल क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई पोलोनियम जो है ना, पोलोनियम ग्रुप 15, तो जो आपका विस्मर्थ जो है दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप 15, यानी कि ये जो है वो ग्रुप 15 से बिलोंग कर रहा है। सपोज़ करो इसकी वैल्यू n थी, जब भी अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं
तो किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि जो उसका एटॉमिक नंबर है उसमें 2 की कमी आ जाती है। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हम बात करेंगे बीटा पार्टिकल के निकलने पर तो उसमें एक प्रोटॉन की बढ़त हो जाती है, तो यहाँ पे n-1 है। इन्होंने बोला विस्मर्थ है ग्रुप नंबर 15 से, तो ये कहाँ रहा, ये रहा उससे एक नंबर आगे, यानी कि हम क्लियरली यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर इसकी बात चल रही है तो ये होगा यहाँ पर फिर ग्रुप नंबर 15 अगर इसका है, यानी कि आपका जो दे रखा है एलिमेंट उसका ग्रुप नंबर 15 है। ठीक, लेट मी चेक वंस, विस्मर्थ हैज़ ग्रुप नंबर 15। ठीक, तो फिर इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा एक एलिमेंट कम है, एक प्रोटॉन कम है, तो ये ग्रुप नंबर 14 हो जाएगा। अगर ये 14 है तो यहाँ पर अगर 1 माइनस करने पर 15 आ रहा है तो पूरा n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, फिर 16 होगी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 28 में इन्होंने बोला है कि भाई ये बताएं कि कितने अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं रेडान से लेड बनने के लिए। ठीक, तो कभी भी ऐसे केस में ये कंसिडर मत करना, ये हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ बीटा पार्टिकल के लिए। हम इसकी बात कर लेते हैं, जो 218 माइनस 206 नंबर ऑफ मास में जो चेंज आया है वो आ गया यहाँ पे 12। अब जब भी कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो वो डिक्रीज़ करता है -4, यानी कि 4 को माइनस कर देता है 4 नंबर ऑफ जो 4 नंबर ऑफ मास है वो 4 कर देता है, मतलब 4 से। तो 12 डिवाइड बाई 4 हो गया इक्वल टू 3, यानी कि मेरा आंसर होना चाहिए ये सवाल। इसको और डिटेल में हम बात कर लेंगे जब वीडियो बनाएंगे। फिर कह रहे हैं द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बेनियम आयन, वो कंपाउंड जो कार्बेनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल देगा। जब हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं कार्बोकैटायन की, तो उनकी स्टेबिलिटी होती है हाइपर कंजुगेशन से। अगर कॉमनली बात करी जाए, जिसमें ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर आता है तुम्हारा मेथाइल कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री हमको देखना है। सपोज़ करो ये OH यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया मेरा 3 डिग्री। अगर ये OH निकलता है तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, अगर ये यहाँ शिफ्ट कर जाए तो तब हमारे पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बनेगा मेरा सेकेंडरी। यहाँ पर ये निकलेगा तो हमेशा बनेगा मेरा प्राइमरी, ये निकलता है तब भी नहीं बनेगा मेरा सेकेंडरी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, ये सवाल। ओके, कह रहे हैं 1 ब्यूटीन 3 आयन के अंदर बताना है आपको कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो ब्यूट है तो ये रहा, 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पूरे कर लो, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक, एक हाइड्रोजन इसका ये आ गया और इसका हाइड्रोजन ये आ गया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिर्फ यहीं पे है। पाई करो 1 और यहाँ पर 2 पाई, 3, यानी कि ये करेक्ट हो गया। असाइन द IUPAC नेम, इसमें नंबरिंग लिखी हुई है सबकी, यानी कि सबके अंदर जो नंबर ऑफ चेन है जो 1 से शुरू हो रही है 9 तक जा रही है। इसका मतलब ये नॉन एन है, ये नॉन एन है। यहाँ पर क्या है, हेप्टेन, यहाँ पर भी हेप्टेन है, तो इसका मतलब हम यहाँ से तो निकले। ठीक, फिर बोला उन्होंने 5वें नंबर पे जुड़ा है 2 मेथाइल प्रोपाइल, 2 मेथाइल प्रोपाइल जुड़ा हुआ है 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे यह है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें 2 मेथाइल प्रोपाइल की, ठीक, तो 2 मेथाइल प्रोपाइल। ठीक है, फिर आता है 5वें नंबर पे दूसरा 1 डाई मेथाइल प्रोपाइल, 1 डाई मेथाइल प्रोपाइल, यानी कि 1 2 3, यानी कि इन्होंने बोल रखा है इसको 1, इसको भी बोल रखा है 1 डाई मेथाइल प्रोपाइल। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डी आ रहा है क्योंकि ये अंदर आ गया, और यहाँ पर आ रहा है एम। ठीक, तो ऑर्डर जो होना चाहिए वो ये ना हो के
ये होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। इसको डी वगैरह को हम काउंट करने लगते हैं, और लेकिन काउंट तब करते हैं जब हम उसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्रांचिंग भी क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। ओके, यहाँ पे नेमिंग की 2 लिस्ट दे रखी हैं IUPAC के ऊपर। मैं खुद सोच रहा था एक बड़ी सी वीडियो बनाने की। बड़ी सी मेरा मतलब है कि ऐसी वीडियो जो इनफ हो पढ़ने के हिसाब से। ये है ए वाला, नाम है इसका 1 2 3 4। कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे। तो नाम होगा किसका, ब्यूट 1 इन, ठीक। तो ब्यूट 1 इन, तो ये आ गया आपका ये, यानी कि ए का क्यू। ए का क्यू कहाँ पर दिया है, 2 जगह पर दिया है, तो ये याद रखना है। फिर आते हैं हम दूसरे वाले पे, इसका नाम है 1 2 3 4। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 4 है मेरा। ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है। तो ट्रांस की कंडीशन है, तो ट्रांस है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसब्यूट 2 इन, यानी कि ये हो गया तुम्हारा एस वाला। तो देखें बी का एस कहाँ पर है, तो बी का एस एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पे तो ये गलत हो ही गया था डी वाला, तो ये तो छोड़ो। तो हमारा अभी सी वाले पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आ जाए आप, ये दिया है ना 1 2 3, यानी कि एक तरीके से 2 मिथाइल प्रोपेन 1 इन, ये यानी कि ये होगा आपका पी वाला, सी का पी। सी का पी एक ये है और एक सी का पी ये है, ठीक है। फिर ये आ गया सेम साइड, यानी कि ये हो गया हमारा आर। तो आर आ गया हमारा ये, तो हमारा ऑप्शन होगा सी वाला। तो हम कम्प्लीटली अगर आप चीज़ों का ध्यान रखें तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मॉलिक्यूलर मास के। जब ये डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल है, दैट्स मीन जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा वही होगा। तो मेथाइल पेंटेन इसमें 5 हो गए कार्बन, डाई मिथाइल प्रोपेन इसमें भी 5 हो गए, एन पेंटेन इसमें 5 हो गए, ये आ गया हेक्सेन, सबसे ज़्यादा कार्बन। तो इसका मतलब मोलर मास भी सबसे ज़्यादा। ओके, 1 2 ब्यूटा डाई इन हैज़, क्या पूछना चाह रहे हैं ये देखना है, ठीक है। पहले इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सी, फिर एक सी, फिर एक सी और फिर एक सी। फिर अब 1 2 डाई इन, तो पहले तो यहाँ पर है और फिर यहाँ पर है, फिर ये हो जाएगा CH3 लास्ट वाला। इसके 3 बॉन्ड हो गए तो ये एक H आ जाएगा, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा CH2। तो बताना है यहाँ पर है क्या, ठीक है। तो लेट्स से ये जो कार्बन है ये कॉर्नर पे है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा sp2। ये बीच में आ गया 1 2, तो यानी कि ये हो जाएगा sp। फिर ये आ गया तो 1 2 3, 3 बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp2, और ये हो जाएगा फिर से sp3। तो इसमें तीनों तरह के कार्बन है, यहाँ पर sp भी है, sp2 भी है और sp3 भी है। बाकी कहीं पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 34 वाले का डी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 35 की। कह रहे हैं एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट से अगर हम रिएक्शन करवाएं, नाइट्राइट, ठीक, विद एथाइल ब्रोमाइड, तो कौन सी रिएक्शन होगी। ये हमको यहाँ पर बताना है कि भाई कौन सी रिएक्शन होगी अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो। डन। तो रिएक्शन किससे करवाना है, सबसे पहले सोचने की बात है हमारे पास ये। तो हमारी जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन हो रही है हमारी नाइट्राइट के साथ, ठीक। अब जब नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि AgCN की रिएक्शन करवाएंगे हम, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, एथाइल नाइट्राइट बनेगा। व्हेन क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज्ड टू लाइट और डम एयर इट गिव्स विच ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो क्लोरोफॉर्म का सबसे ज़्यादा फेमस है कि अगर आप क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ले आएँ तो ये फॉर्मेशन करती है फॉस्जीन का, ठीक है। किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है, फॉस्जीन का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक। ये होती है फॉस्जीन, या इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड।
जो भी तुमको याद रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी नाम होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं जी, कार्बन टेट्रा नहीं बनता। मस्टर्ड गेट तो है ही नहीं ये। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है। ये बना आपका कार्बोनिल क्लोराइड, जो कि एक पॉइजनस गैस है और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इंसान को, ठीक है। अब बात करते हैं कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो डाईहाइड्रिक की बात चल रही है जिसमें 2 OH ग्रुप जुड़े हों, ठीक। कैटेकोल फिनॉल है, फिनॉल का डेरिवेटिव है। रेसिनॉल भी फिनॉल का डेरिवेटिव है। ग्लिसरॉल की बात करें तो ये होता है CH2OH, CHOH और CH2OH, यानी कि ये तो ट्राईहाइड्रिक हो गया। तो यहाँ पे बचेगा हमारा एथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला है CH2OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। डन। इस तरीके से अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स, कौन कौन से आइसोमर्स हैं। मेथाइल एल्कोहल और डाईमेथाइल एल्कोहल, इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो ये तो होगा नहीं। एथाइल एल्कोहल और डाईमेथाइल ईथर, यानी कि कुछ ऐसा, CH3 CH2OH, ठीक। और इसी की जगह पे CH3OCH3, दोनों के नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम, नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम, दैट्स वाई ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, फिर बात करते हैं प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोन। ये भी नहीं है, यहाँ की बात कर रहे हैं। इन द कंपाउंड इन दिस ग्रुप, ये है, इसमें कार्बनिल कार्बन इज जॉइंट टू, किस किस से कार्बनिल कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है कुछ ऐसा, क्या है देखें, इन्होंने बोला है सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है और दूसरा वाला इसमें पाई है। तो 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड नहीं जी, 3 सिग्मा दिख रहे हैं, तो यहाँ आ गया 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया IUPAC नाम बताएं इसका, तो इसमें क्या है देखें, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और यहाँ पर है CHO। नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तो यहाँ पर आएगा 2 2 2 ट्राईक्लोरो और फिर आ जाएगा तुम्हारा एथेनल, IUPAC नाम के हिसाब से। तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। कह रहे जनरल फार्मूला ऑफ दीज रिप्रेजेंट, इसमें क्या होता है, ये होता है समथिंग लाइक दैट, और जिसमें ये पाया जाएगा इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड, ये सारा ऑप्शन है। कह रहे हैं ट्राई बेसिक एसिड कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड डाई बेसिक है, टार्टरिक एसिड ये भी नहीं है, लैक्टिक एसिड भी नहीं है, तो यहाँ पे बचा गया हमारे पास सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है कैसे, इस तरीके से, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ सिट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द एसिड के हमको यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए कि इस एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, या हम यहाँ पर इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं दूसरी चीज़ों को कैलकुलेट करने में। ऑलराइट, तो जब आप लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले लेने पड़ते हैं आपको 3 कार्बन यूं, ठीक। एक COH यहाँ पर आ जाएगा, एक COH यहाँ पर आ जाएगा, एक COH यहाँ पर आ जाएगा और साथ में आता है यहाँ पर OH, ठीक। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट रिएक्टिव फॉर द नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन के लिए वो ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा जहाँ पर कौन सा ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, यानी कि अगर ये ग्रुप जुड़ा है यहाँ पर और जो कैसा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ से बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी तो दैट लीड्स टू मोर नाइट्रेशन, ठीक। तो बेंजीन रिंग ये तो सादी होती है, नाइट्रोबेंजीन ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये तो नहीं रहेगा। क्लोरोबेंजीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही ग्रुप है, तो हमारे पास टॉलिन में क्या होता है, मेथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है बेंजीन रिंग पर, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एनिलीन रिएक्ट विद एसिटल्डिहाइड टू फॉर्म, यानी कि जब भी आप एनिलीन की रिएक्शन करवाते हो
एसीटल्डिहाइड से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होगा। तो हमेशा ये 2 ऑक्सीजन और ये डिहाइड्रेशन के थ्रू निकल जाते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है ये। इस बॉन्ड को बोलते हैं हम शिफ्ट बेस। तो ये हमारा रिएक्शन होगी। ऑरलोन हैज़ अ यूनिट। तो ऑरलोन के अंदर जो यूनिट होती है वो ये होती है, ये विनाइल साइनाइड। और दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, तो इसको मैं कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ये AgC2O4 है। अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ तो ये बनेगा Ag पॉजिटिव 2 टाइम और साथ में बनेगा C2O4 1 टाइम। यानी कि अगर इसके 1 मोल डालने पर इसके 2 मोल बन रहे हैं तो इसका बनेगा फिर 1 मोल। जैसा कि बोल रखा है इन्होंने बोला कि 2.2 इंटू 10 की पावर -4 क्या है इसकी कंसंट्रेशन, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन ये है -4 कंसंट्रेशन है डिसोसिएशन के बाद। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इस वाले की वो हो जाएगी इसकी आधी। यानी कि अगर ये 2 टाइम ये आ रहा है तो ये आएगा 1 टाइम। 1 टाइम कितना हो जाएगा 1.1। यानी कि अगर हम इसी नंबर को 2 से डिवाइड कर दें तो यह 1.1 इंटू 10 की पावर -4 ये आ जाएगी कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनाओगे KSP का। KSP का फॉर्मूला होता है कि Ag पॉजिटिव कितने टाइम है 2 टाइम स्क्वायर। ठीक, तो 2 टाइम की जगह पे हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उस जगह पे हम क्या करेंगे, ऊपर इसके स्क्वायर लगा देंगे कुछ ऐसे, 2 टाइम की जगह ये, और यहाँ पर आ जाएगा अगला C2O4। ठीक, इसमें जैसे ही वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा और इसका जो आंसर है वो है ये। ठीक, इन द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रिमेन्स ऑलवेज सेम। क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या होती है, रिएक्शन फिर से फ्लो करने लगती है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर। तो वो रिएक्शन फिर से वहीं पे पहुंच जाएगी और दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगी। कह रहे हैं डाई ब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑफ एन एल्केन रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म एलिसाइलिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइलिक हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये कि जो ब्रोमीन एटम्स हैं या कोई भी एटम्स हैं हेलोजन के, वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होने चाहिए एंड द डिस्टेंस शुड बी अराउंड 1 to 4। ये तभी एलिसाइलिक बन पाएगा। ठीक, आगे है पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन कैन बी लोकेटेड। तो ये लोकेट किए जाते हैं ओजोनोलाइसिस से किसी भी चीज़ में अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड को डिटेक्ट किया जाता है इसके थ्रू। अब बात करते हैं कि CSOH, यानी कि जब आप फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप, और आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो यू विल फाइंड आउट कि उसमें बेसिसिटी हमेशा इंक्रीज़ करती है, ऑलवेज इंक्रीजेस, दैट लीड्स टू स्ट्रांगली बेसिक करेक्टर। तो अभी तक हमने 50 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए। इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू यू काइंडली गो थ्रू द क्वेश्चंस। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।